दोस्तों नमस्कार। आज चर्चा में विस्तार से देखेंगे भारत में महात्मा गांधी की प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां और किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका से जब भारत गांधी जी लौटे और उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने किए, उन गतिविधियों के ऊपर एक नज़र डालेंगे। बारीकी से देखेंगे कहाँ से प्रश्न गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे 9 जनवरी 1915 जब महात्मा गांधी बम्बई बंदरगाह पर उतरे और एक विजय योद्धा के रूप में उनका अपार स्वागत किया गया। जब वह जन समुदायों में पहुँचे तो एक समान नारे लगाए जा रहे थे, महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी। और उसी को देखते हुए कुछ समय बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। हर जगह गांधी जी का एक विजय योद्धा के रूप में स्वागत किया गया। और जैसा कि इस बग्गी में आप देख रहे हैं, गांधी जी के सामने इनके पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी से एक अपेक्षा की थी कि वह 1 साल तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर अपना मत अभिव्यक्त नहीं करेंगे। और गोखले ने उन्हें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का सदस्य बनाने के लिए प्रस्ताव किया था। गांधी जी भी इसके लिए तैयार थे, किंतु सोसाइटी के अन्य सदस्यों के विरोध के कारण वे सदस्य नहीं बन सके। अपने राजनीतिक गुरु गोखले के परामर्श पर वह देश की राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व उन्होंने देश की समस्याओं, देश की जनता को समझने का निश्चय किया और इस उद्देश्य से विभिन्न हिस्सों में देश के कोने कोने में उन्होंने यात्राएं की और उन्होंने पूरे वर्ष राजनीतिक प्रश्नों पर एक शब्द भी नहीं बोला। यात्राओं के साथ साथ जो काल प्रारंभ होता है उसमें एक तिथि 25 मई 1915 अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की महात्मा गांधी ने। इस आश्रम का नाम उन्होंने रखा सत्याग्रह आश्रम, जो कि बाद में साबरमती आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी इस आश्रम में बापू और कस्तूरबा माँ के नाम से जानी जाती थी। 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा संचालित होम रूल आंदोलन में गांधी जी नरम दल के लोगों के समान तटस्थ ही रहे। नरम दल, गरम दल 2 दल थे। उस समय कांग्रेस के 2 रूप चल रहे थे। तो नरम दल थे, वो प्रार्थना, प्रेयर, पिटीशन इन पे विश्वास रखते थे। तो गांधी जी भी उसी दल में उन्हीं की तरह तटस्थ ही रहे। कहने का मतलब है अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की बात को उन्होंने माना। और आप ये मानिए कि 9 जनवरी 1915 को जब वह भारत पहुँचे, उसके उपरांत अगस्त 1917 तक उन्होंने कहीं भी कोई वक्तव्य नहीं दिया। पूरे भारत को सरसरी तौर से उन्होंने देखा, जाना और उसके उपरांत ये जो 3 आंदोलन थे, जो तिलिस्म के रूप में पूरे भारत में महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का प्रयोग, जिसे उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में अपनाया और किस तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने एक मिसाल कायम की। जब भारत लौटे उस समय जो महात्मा गांधी जी की सेवाएं दक्षिणी अफ्रीका में दी गई और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी की जो सेवाएं दी गई थी, उन्हें हमने पिछले वीडियो में बताया, उन्हें केसरी हिंद की उपाधि से ब्रिटिश सरकार ने नवाजा था। तो ये जो 3 आंदोलनों का मैं अब जिक्र करने वाला हूँ, चंपारण पहला इनका आंदोलन 1917, अहमदाबाद मील आंदोलन और उसके उपरांत खेड़ा सत्याग्रह, तीनों को बड़े विस्तार से जानेंगे। क्या इनके क्या घटनाक्रम थे, किस तरीके से इन आंदोलनों का प्रारंभ होता है, क्या मंतव्य था इनके बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। ये गांधी जी का सत्याग्रह के रूप में हम प्रथम प्रयोग कह सकते हैं भारत में। और आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं, चंपारण बिहार में स्थित है। कारण क्या था कि चंपारण में नील्हे गोरों और नील की खेती करने वाले किसानों के
में झगड़ा और मनमुटाव चल रहा था। जो गोरे लोग थे वह किसानों पर, जो नील की खेती करते थे, उन पे बड़ा अत्याचार करते थे और एक समझौते के तहत अपनी ज़मीन का किसानों को 3/20 भाग पर उन्हें असली मालिकों के लिए नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग, कानूनन बाध्य थे, उन्हें करनी पड़ती थी और इसे वहाँ 3 कठिया एक प्रणाली थी कहा जाता था और नीले गोरों के खिलाफ किसानों में घोर असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी और इसी असंतोष की स्थिति के कारण जो समस्या थी वो विकराल रूप लेते जा रही थी और उसी चीज़ को दूर करने के लिए एक व्यक्ति का नाम कई बार पूछा जाता है जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह की परिस्थितियों से गांधी जी को अवगत करवाया। वह व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व, वो था राजकुमार शुक्ल का। राजकुमार शुक्ल नामक किसान के द्वारा नील के किसानों के शोषण का पूरा वर्णन दिसंबर 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने अपने मर्मस्पर्शी शब्दों में बिहार के चंपारण जिले और समीपवर्ती प्रदेशों में नील की खेती करने वाले किसानों और नील के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की अत्यंत दयनीय दशा का वर्णन किया और उनसे चंपारण चलने का निवेदन किया गांधी जी से। और सन 1917 में उनके आग्रह पर गांधी जी चंपारण पहुँचे और जब गांधी जी चंपारण पहुँचे तो वाकई में जब उन्होंने देखा कि नील की खेती करने वाले किसानों और नील के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन पशुओं से भी बीता हुआ है, बदतर है। अंग्रेज उसका मनमाना शोषण करते और उन्होंने उसी क्षण यह निश्चय किया कि नील की खेतों और किसानों के द्वारा जो कारखानों में काम कर रहे थे उन किसानों और मजदूरों को उनकी मुक्ति के लिए वह पुरजोर कार्य करेंगे। ये वैसा ही एक जागरूकता गांधी जी के मन में पैदा हुई जैसी दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी। किस तरीके से उन्होंने जो पब्लिक बिल था, किस तरीके से जो कार्ड्स उन्हें लेने पड़ते थे जब वो दक्षिणी अफ्रीका में आते थे, तो वो सारे जो नस्ल भेद के कई थे उन सब के पीछे जिस तरीके से उन्होंने बड़े पैमाने से उसका पुरजोर विरोध किया और बाद में सत्याग्रह के रूप में वहाँ पहला प्रयोग जब वो फिनिक्स में करते हैं तो वो जो कामयाबी उनके मन में थी उसी तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं गांधी जी भारत में भी करना चाहते थे। तो इसी के तहत ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन के अध्यक्ष विल्सन के द्वारा गांधी जी को हस्तक्षेप न करने की धमकी दी गई। विल्सन जो थे उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश जमींदार हैं और एसोसिएशन के सचिव जो विल्सन है वह उनसे मिले और उनका ध्यान नील के खेतिहर मजदूरों की दयनीय दशा की ओर आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें उत्तर दिया कि बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दी जा सकती। कहा उन्हें नील के बगीचों में मालिकों और उनके आसामियों के बीच हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है गांधी जी को। तब गांधी जी ने वहाँ के ब्रिटिश कमिश्नर से मिले और कमिश्नर से मिलने के उपरांत उन्होंने उस बात को रखा, परंतु फिर भी कोई उसका समाधान नहीं हो सका। पर किसानों की तकलीफ़ को जानने के लिए अब गांधी जी के पास वही मंत्र था जिसे उन्होंने सत्याग्रह के नाम से जाना था। उस सत्याग्रह पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया और हम कह सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कौन से आंदोलन से किया गया, वह चंपारण, बिहार का चंपारण था। और इस सत्याग्रह पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया। चंपारण जिले का दौरा करके नील के बगीचों और कारखानों में काम करने वाले खेतिहर मजदूरों की जांच प्रारंभ की। 2000 किसान और मजदूर उनके पास अपनी व्यथा लेकर आने लगे और इस तरीके से जो पुलिस सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कहा, मैं यहाँ के किसानों और मजदूरों की दशा को जांच करने आया हूँ, उनके बारे में सत्य जानना चाहता हूँ, अतएव मैं इस आज्ञा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। ये गांधी जी ने सुपरिटेंडेंट को कहा क्योंकि सुपरिटेंडेंट ने उन्हें कहा था कि आप
जिला मजिस्ट्रेट का चंपारण आपको छोड़ने का आदेश दे दिया गया, परंतु उन्हें गांधी जी ने मानने से मना कर दिया। अब मना करने के उपरांत गांधी जी को बंदी बना लिया जाने का आदेश दिया। इस आज्ञा के उल्लंघन में गांधी जी को बंदी बना लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया गया। गांधी जी की मुकदमे की खबर सुनकर चंपारण में तेजी से फैल गई और हजारों की संख्या में हुजूम वहां गांधी जी के मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित हो गया। और इतने जनसमूह को एकत्र होते देख जिन्होंने मजिस्ट्रेट से कहा, आपको मुकदमे की कार्रवाई में समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने 144 धारा के अंतर्गत दी हुई आज्ञा की अवहेलना की है, परंतु मैं अपना नैतिक कर्तव्य समझता हूँ कि मैं किसानों और मजदूरों की सेवा करूँ, अतएव मैं इस जिले को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा गांधी जी ने कहा। और इसके उपरांत इतना प्रेशर था सारी बातों का, उन्हें गांधी जी को बंदी बनाने की से समस्या हल नहीं होने वाली थी, इसलिए भारत सरकार के आदेश पर गांधी जी पर मुकदमा उठा लिया गया और नील के बागानों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों की जांच के लिए कमेटी नियुक्त की गई। और इस तरीके से जब जांच कमेटी की रिपोर्ट किसने पेश की, वह गवर्नर सर एडवर्ड गेट के समक्ष रखी गई और उन्होंने उचित जांच मानकर इसे मंजूरी प्रदान की और गांधी जी ने ब्रज किशोर बाबू द्वारा किराए पर लिए गए मकान पर जांच कार्य प्रारंभ किया। और किस तरीके से गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है कि जांच समिति ने किसानों की सारी शिकायतों को सही ठहराया और नीले गोरों ने जो रकम अनुचित तरीके से वसूल की थी उसका अंश लौटाने के लिए 3 गठिया के कानून को रद्द करने की सिफारिश की गई। और अंत में कानून पास होने पर सर एडवर्ड गेट का बड़ा हाथ था। नोट करिएगा, उस अंग्रेज अफसर का नाम जिसने चंपारण पर ये 3 गठिया कानून को रद्द करने में सबसे बड़ा योगदान रहा, उस अंग्रेज अफसर का नाम था सर एडवर्ड गेट का बड़ा हाथ था और उसकी सिफारिशों पर पूरा का पूरा अमल किया गया। और इस तरीके से ये जो 1817 का एक कानून था उस कानून को रद्द किया गया। तो कह सकते हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम नागर के शब्दों में कि यह सत्याग्रह का अत्यंत व्यापक प्रयोग था जिसमें एक शताब्दी से चलने आने वाले अन्याय का अहिंसक यानी कि 1817 की बात थी जो कि 1917 में जाकर ख़त्म हुई। 1 शताब्दी का समय लगा इसे, और वह भी कैसे, अन्याय का अहिंसात्मक सत्याग्रह द्वारा निवारण हुआ। इस प्रकार चंपारण सत्याग्रह में गांधी तथा किसानों द्वारा अहिंसक सत्याग्रह पद्धति के काम के लिए जानने कारण गांधीवादी सत्याग्रह इसको कहा गया। ये पहला गांधीवादी सत्याग्रह था जो कि महात्मा गांधी ने भारत में आगमन के उपरांत प्रारंभ किया। इसके बाद अगली जो समस्या उनके सामने आती है वह अहमदाबाद मिल मजदूरों की समस्या है। मालिक और मजदूरों के बीच में विवाद था अगस्त 1917 में, जब मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में एक प्लेग बोनस दिया जाता था और जब प्लेग समाप्त हो गया तब मिल मजदूरों को या मालिकों ने प्लेग बोनस देने का प्रस्ताव बंद कर दिया गया। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के कारण जीवन इतना महंगा और इतना तंग हो गया था कि जो वेतन वो मिलता था उन्हें, उससे उनका गुजारा भत्ता चलना संभव नहीं था। पहली मजदूरी काम करने का तैयार नहीं थे। पहली जो मजदूरी मिलती थी मिल मालिक अतिरिक्त वेतन देना नहीं चाहते थे। तो यही सब कुछ गंभीर ऐसे प्रश्न थे जिनके कारण अहमदाबाद मिल स्ट्राइक प्रारंभ की गई और गांधी जी के पंच फैसले के प्रयाग से मिल मालिकों द्वारा न मानना, यानी कि सबसे पहले गांधी जी ने कुछ मिल मालिकों को बैठाया और उसके आधार पर समाधान करने की कोशिश की, परंतु उससे बल नहीं पड़ा। इस तरीके से दोनों पक्ष पंच फैसले के लिए तैयार हो गए, लेकिन मिल मालिक मन से किसी फैसले को मानने के लिए उत्सुक थे ही नहीं। इसलिए गांधी जी को वहाँ पर जो हड़ताल थी, कई हजारों की संख्या में मजदूर साबरमती नदी के किनारे प्रतिदिन एकत्रित होने लगे और वे शहर की गलियों में शांतिपूर्ण जुलूस निकालते और उन्होंने मिल मजदूरों ने यह हड़ताल करीबन 21 दिन तक चालू रखी, परंतु कोई फैसला नहीं आया और अंत में गांधी जी को फैसला डटे रहे। मिल मजदूरों का जो मनोबल था वह गिरता जा रहा था, इसलिए गांधी जी ने एक नया मंत्र
जो उपवास के रूप में वो जानते थे, उन्होंने अपना उपवास लेने की प्रतिज्ञा की। गांधी जी को मार्ग अब दिखाई नहीं दे रहा था, तो 21वें दिन प्रातःकाल मजदूरों की सभा में अकस्मात एक विचार उनके मस्तिष्क में जन्म लिया और उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा को रखने के लिए मैं आज से भोजन नहीं करूँगा। और इसी तरीके से जनवरी से मार्च 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के श्रमिकों की मांग को लेकर उपवास किया। तो ये समय है, जनवरी में ये घटना प्रारंभ होती है, मार्च तक चलती है 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इस प्रकार गांधी जी ने मजदूरों का पक्ष लेकर 35% बोनस के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। और ये जो इस तरीके की जो एक गांधी जी का पहलू था, ये पहलू निकल कर आता है और किस तरीके से इस जो मज़दूरों में एक निर्बलता आ गई थी, वह मज़दूरों में एक नवीन स्फूर्ति के रूप में, चेतना के रूप में उत्पन्न हुई। क्योंकि गांधी जी को जब उपवास करते उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल गांधी जी के सामने नतमस्तक हो गए कि उपवास प्रारंभ करने के साथ गांधी जी का प्रभाव मिल मालिकों पर भी पड़ा और मिल मालिकों ने अभी तक ऐसे अद्भुत मजदूर नेता को देखा ही नहीं था। सुना जरूर था गांधी जी के बारे में, गांधी जी के आश्चर्यजनक और उदार आचरण ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया और पंच फैसला हुआ और अंत में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो थी वह समाप्त कर ली गई। और तीसरे ही दिन, गांधी जी के उपवास के तीसरे ही दिन बात मान ली गई, पंच फैसले के लिए तैयार हो गए, फैसला मजदूरों के पक्ष में गया। हम कह सकते हैं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा के शब्दों में कि इस नैतिक विजय ने गांधी जी के पक्ष में को और अधिक सशक्तता से भारत में प्रस्तुत किया। इसका कारण था गांधी जी का त्याग, तपस्या और स्नेह। इसके बल पर उन्होंने विरोधियों के हृदय को जीत लेने का परीक्षण अत्यंत आसानी से, सफलता से प्राप्त किया। इसके उपरांत हम देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात का एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह है। बात है अहमदाबाद के बुनकरों के प्रश्न को हल करने की, तो गांधी जी को खेड़ा जिले के किसानों के संघर्ष में जुड़ जाना पड़ा और सूखे के कारण फसल जो नष्ट हो गई थी और अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। अब नियमानुसार लगान माफ़ करना चाहिए था, परंतु नियमों का सहारे लेकर लगान माफ़ करने के तैयारी नहीं किया गया और कई प्रस्ताव दिए गए, भेंट वार्ताएँ हुई, प्रेस सूचनाएँ दी गई, परंतु कह सकते हैं कि कोई समाधान नहीं निकला। उन्हें लगान देना ही था। अब किसान इस स्थिति में थे ही नहीं खेड़ा के कि वह लगान दे सके। तो ये जो एक आंदोलन था, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है जिसमें हम ये देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है, कई ऐसे लोग जो बाद में सत्याग्रह के जनरल, कह सकते हैं कि सत्याग्रह सेना के वो जनरल बने, ऐसे सत्याग्रहों का नाम में बताना चाहेंगे जो इस आंदोलनों से ही निकले। राजेंद्र बाबू हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति बने, अनुसुईया बाई साराभाई हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और सरदार की उपाधि भी उन्हें इसी आंदोलन के साथ ही मिलती है। किस तरीके से उन्होंने, हालांकि बारदोली में भी उसका जिक्र आता है, परंतु शुरुआत तो वल्लभ भाई पटेल ने यहीं से कर दी थी जो गांधी जी के संपर्क में वो आए। शंकरलाल बैंकर का नाम आता है, महादेव देसाई का नाम आता है। तो ये सब लोग गांधी जी के इन्हीं आंदोलनों से गांधी जी को एक सहायक के रूप में मिले और जिन्होंने गांधी जी का अनुसरण करते हुए अंत तक गांधी जी का साथ दिया। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को अगर अपन देखें इस सत्याग्रह की, तो इस सत्याग्रह का फल यद्यपि किसी शासकीय घोषणा से प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि सरकार ने लोगों को किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी, किंतु बाद में उन्होंने लोगों को पैसा भरने के लिए बाध्य भी नहीं किया। इस प्रकार सैद्धांतिक धरातल पर यद्यपि यह सत्याग्रह सफल रहा, किंतु संपूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो सकी। गांधी जी का मत था कि किसी सत्याग्रह आंदोलन को उसी समय सफल माना जा सकता है जब सत्याग्रही प्रारंभिक स्थिति से अधिक मजबूत स्वयं को सत्याग्रह के बाद पाएँ। जो भी हो, इससे किसानों को सत्याग्रह का संदेश अवश्य मिला। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि खेड़ा की लड़ाई से गुजरात के किसान समाज की जागृति का और उसकी राजनीतिक शिक्षा का श्रीगणेश यहीं से हुआ। और वो एक संदेश
सभी जगह गया। और वाकई में हम कह सकते हैं कि गांधी जी के अनुभवों के आधार पर जो सत्याग्रह रूपी शस्त्र उन्होंने काम लिया वो मानने लायक था। और जो आगे भी कई ऐसे आंदोलन हुए जहाँ पर गांधी जी का ये जो सत्याग्रह का शस्त्र है, हम आगे उनकी चर्चा आप लोगों के साथ फिर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की भारत आगमन गांधी जी का 9 जनवरी 1915। उसके उपरांत भारत भ्रमण किया उन्होंने गोखले के कहने पर। और फिर पहला उनका आंदोलन चंपारण था, जो दिसंबर 16 में जब राम कुमार शुक्ल उनसे मिलते हैं। फिर 17 का ये चंपारण, 1918 का अहमदाबाद मील है। और इसी तरीके से अंत में खेड़ा सत्याग्रह। और ये प्रमुख रूप से 3 ऐसे आंदोलन थे कि जिनसे गांधी जी पूरे भारत में छा गए थे। नमस्कार, जय हिंद।